बच्चों कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि कितने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, जैसे वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन ऑफ चार्जेस इजीली हो जाता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कितना कंडक्शन हो रहा है। तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स में बेसिकली कुछ भी कंडक्शन नहीं होता है, दे हैव फिक्स्ड चार्जेस। इसको इस तरह से समझो कि हमारे जो चैप्टर में एक वर्ड है डाइलेक्ट्रिक, वो एक्चुअली कंडक्टर्स ही होते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले दो तरह के चार्ज जो होते हैं कंडक्टर में, उनकी बात करते हैं। आपको पता है कि मेटल्स में जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव आयंस बचते हैं और साथ में बचता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इजीली मूव कर सकता है, लेकिन जो चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है बाउंड चार्ज जो मूव ना करे, और दूसरा होता है फ्री चार्ज जो मूव कर सकता हो। इस सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज ये सब बेसिक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग हेडिंग डालेंगे कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हो, कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर। ऑब्वियसली कंडक्टर्स में ही कैपेसिटेंस होती है। इंसुलेटर्स में कैपेसिटेंस की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर बहुत फ्रैंक टर्म में डिफाइन करें तो द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिखोगे, द एबिलिटी या कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस वही है कि कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस, थोड़ा सा एनालॉगस हो जाती है डेफिनेशन। तो द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड इज कैपेसिटेंस, या कैपेसिटी भी कहते हैं कई बार। तो कैपेसिटेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला भी होता है। देखो, एक इस तरह से समझो कि जितना ज़्यादा किसी बॉडी को आप चार्ज दोगे उतना ही उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, द मोर चार्ज वी गिव टू अ बॉडी more is the increase in potential. तो we can write charge given to the conductor is proportional to the potential of the conductor, ठीक है। बहुत सिंपल, यहाँ पे आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, Q is the charge given to the conductor and V is the you can say rise in potential या potential of the conductor, ठीक है। पहले कोई भी potential नहीं था, ये मान के चल रहे हैं, राइट। प्रोपोर्शनलिटी से हमारी दुश्मनी है, इसको मारने के लिए हम बुलाएंगे एक कांस्टेंट को। ये कांस्टेंट जो है C, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक, बहुत सिंपल टर्म्स में C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। अब एक तो जैसे रेजिस्टेंस में जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना 10th में कि एक तो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। वैसे ही यहाँ पे एक डेफिनेशन और बना सकते हो आप लोग, C इक्वल्स Q बाई V। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन कैपेसिटेंस की आप ये भी लिख सकते हो दैट द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, वर्ड याद रखना, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, ठीक है, एंड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। राइज इन पोटेंशियल भी लिख सकते हो क्योंकि इनिशियली इट वाज 0, ओके। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, डेफिनेशन भी आप लोग लिखेंगे, ओके। तो आप लोगों ने डेफिनेशन आई होप लिख ली होगी, नहीं लिखी हो तो पॉज करके डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। सी की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट लिख लेते हैं, इज फेराड,
कैपिटल F से दिखाते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लो। फैराडे एक फिजिसिस्ट कह सकते हो, तो फिलोसफर्स ही होते सारे, तो माइकल फैराडे थे, उनके नाम पे ये यूनिट रखी गई है। फैराडेज रूल आप लोग, फैराडेज लॉ आप लोग आगे पढ़ोगे भी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो जल्दी से इसको नोट करो। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, फैराड में मेजर करते हैं। और 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, यानी जब 1 कूलम का चार्ज दें और 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाए तो हम बोलेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड है। ठीक, तो यहां पे लिख लेते हैं 1 फैराड इक्वल्स 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ ले डिफाइन 1 फैराड, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल राइजेस बाय 1 वोल्ट। फिर से एक बार, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल राइजेस बाय 1 वोल्ट, वी से द कैपेसिटेंस ऑफ दैट गिवन कंडक्टर इज 1 फैराड। बहुत सिंपल टर्म्स में, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। इसकी डायमेंशंस अभी नहीं लिखवा रहे हैं, डायमेंशंस आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट जो चीज़ हमको पढ़नी है, नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड हेडिंग में नहीं लिखा है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, कुछ चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि स्फेरिकल कंडक्टर, अब ये मत पूछना किस शेप का है, ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल कंडक्टर में हमेशा चार्जेस कहाँ होंगे? आउटर सरफेस पे। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक में देखा भी था, ठीक है, और क्यों होते हैं वो भी बताया था। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एक स्फीयर है, पॉज कर दो वीडियो और जितना अच्छा मैंने स्फीयर बनाया है इसको देखो, कितना अच्छा स्फीयर बना है, मेरी ड्राइंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ चार्ज दे दिया, लेट अस से आई हैव गिवन द चार्ज Q, ठीक है, हमने स्फीयर को दिया चार्ज Q और इस स्फीयर की जो रेडियस थी वो थी A। बहुत सिंपल टर्म्स में, पहले जल्दी डायग्राम बनाओ, बहुत कठिन डायग्राम है। Q चार्ज दिया है, A इसकी रेडियस है। आप कहोगे सर R क्यों नहीं मान रहे? मान लो मेरे को, क्या जैसा बुक में लिखा होता है वो बता रहे, ठीक है। फिर बुक में देख के नहीं तो पूछोगे कि सर बुक में तो ये लिखा हुआ है, तो हमने ये मान लिया, ठीक है। आर भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, पर कोशिश करना क्यू मत मानना, नहीं तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना, लगाते हैं बच्चे। तो अब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर आपको याद हो, गॉस थ्योरम से हमने निकाला भी था पोटेंशियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर निकाला था, सॉलिड स्फीयर का भी वही आता है, ठीक है। सरफेस पे तो सेम आता है, दैट इज 1/4 पाई, जो हमारे घर में बिछी होती है, एप्सिलॉन नॉट Q/A, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट चैप्टर में, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, राइट। तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ऑलरेडी है। अगर हम इससे कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो हमको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, ठीक है। बहुत ईजिली आप चाहो तो V को इधर भेज करके बाकी सब इधर ले आओ, या दूसरा तरीका, इस पूरे को V से डिवाइड कर लो, सॉरी Q को इस पूरे से डिवाइड कर लो, आपका मन जैसे चाहो। तो जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखना, Q/Q, नीचे V की वैल्यू रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। Q ने Q को मार दिया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब ये किसी और चीज़ के कॉन्टैक्ट में ना हो, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। ये 1 नंबर या बहुत किस्मत अच्छी हुई तो 2 नंबर में आ जाता है, साथ में आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो अभी पॉज करके नोट कर लो। तो फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आई, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता भी होगी, 8.85 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो अगर हम लोग
एक चीज़ इससे देखें तो C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर वैसे जनरली ग्राफ बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, पर अगर पूछ लिया जाए तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना है, रेडियस वर्सेस, आप एक ही जगह रेडियस भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, कैपेसिटेंस का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज विल इंक्रीज, यानी कि बड़ा स्फीयर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, छोटा स्फीयर कम चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो जल्दी से ग्राफ भी आप लोग बना लो, है ना, लाइफ में पता नहीं कब काम आ जाए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटर। अभी तक तो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे कि कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की क्या होती है। अब एक्चुअल टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर क्या होता है। आप लोगों ने घर में पंखे में देखा होगा, वो लगा रहता है कंडेंसर जिसको बोलते हैं, इट्स एक्चुअली कैपेसिटर, और वीक हो जाता है कंधा नहीं, पंखा बहुत धीमा चलता है। ठीक है, तो कैपेसिटर पहले लिख लेते हैं, एन अरेंजमेंट of two conductors। देखो ये कंडक्टर्स किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं, एक जैसा होना जरूरी नहीं है, वर्ड याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये जो कंडक्टर्स हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, हो सकता है एक स्फेरिकल हो, एक प्लेट के फॉर्म में हो, एक सिलेंड्रिकल हो, दूसरा स्फीयर के फॉर्म में हो, डजंट मैटर। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स having equal and opposite charges। ठीक है, जल्दी से पहले इसको नोट करो, फिर आगे समझाते हैं इसको। तो भाई ये एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो कंडक्टर होते हैं जिन पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है। शेप कोई भी हो सकता है, कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये डेफिनेशन भी मिल जाए, हैविंग एनी शेप। ठीक है, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। घरों में जो हमारे पंखे में इस्तेमाल होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होता है। देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं, हो सकता है दो पैरेलल प्लेट हों इस तरह से, एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं। ठीक है, इस तरह का हो सकता है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ऐसे दो प्लेट्स। हो सकता है दो स्फीयर हो, जैसे एक के अंदर एक स्फीयर, हो सकता है एक के बाहर एक स्फीयर भी हो, ये विदाउट टचिंग वायर जा रहा है, और दूसरा ये नीचे अंदर प्लस मान लेते हैं, बाहर माइनस, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स भी मिलेगा, जो आप लोगों के घर में बड़े आसानी से पंखे में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का, एक के अंदर एक सिलेंडर, है ना। अब आप लोगों को हो सकता है दिखे नहीं, क्योंकि ऊपर से हम लोग एक इंसुलेशन लगा देते हैं उस पर, हम लोग नहीं, जो इंजीनियर्स होते हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो हम लोग जो लगा देते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी कोई भी प्लस हो सकता है, कोई भी माइनस चार्ज हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, आप लोग नोट करना चाहो तो भाई इनको बनाने के बाद एक चीज़ हमको याद रखनी कि हमारे सिलेबस में बस ये है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डाल लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट नहीं, कैपेसिटेंस, you can also write it in a better manner, factors on which capacitance of a capacitor depends। तो हेडिंग ये डाल लो, factors on which capacitance of a capacitor depends। ठीक है, आप लोग को याद होगा 10th में जैसे रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था ना, R इक्वल्स रो एल अपॉन ए, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं बेसिकली जिस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो पहला होता है कैपेसिटेंस। देखो हम लोग एक जनरल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, फिर अभी जब पैरेलल प्लेट वाला हम लोग जिसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर अच्छे से पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे
ऑफ अ कैपेसिटर increases with area। तो जल्दी से पहले इसको लिख लो, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं तब तक। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज विथ एरिया। कौन सा एरिया? ओवरलैपिंग एरिया। मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट, अब भाई ऐसा भी तो कह सकते हो, कह दो कि सर आपने कहा था दो अलग अलग शेप के होते हैं, तो एक छोटा कंडक्टर एक बड़ा कंडक्टर, तो किसका एरिया? तो दोनों का ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, यानी कि छोटे वाले का एरिया। ऐसा भी हो सकता है कि छोटा एक इधर हो एक इधर हो, दोनों सेम साइज के हो पर ओवरलैपिंग एरिया अलग अलग हो, तो ओवरलैपिंग एरिया की बात करते हैं। ठीक है, और अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इसको हम लिख सकते हैं C इज प्रोपोर्शनल टू A, वेयर A इज द ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी टू स्टोर चार्ज। ठीक, ऐसे ही दूसरा फैक्टर जो होता है ये होता है कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटी जो भी ठीक लगे, ऑफ अ कैपेसिटर डिक्रीजेस with the separation between the plates. ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप प्लेट्स को दूर करोगे, प्लेट्स या कंडक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नो इश्यूज, कंडक्टर लिख लो, दैट फाइन। तो दोनों कंडक्टर को आप जैसे जैसे दूर करते जाओगे वैसे ही कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। बहुत सिंपल। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही कम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। और तीसरा जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तीसरा फैक्टर, ठीक है, दैट इज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द मटीरियल filled between the conductors। ठीक है, हो सकता है एयर में अलग हो, होता ही है बेसिकली। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मटेरियल भरने पे अलग अलग कैपेसिटेंस होती है। तो जल्दी से इसको नोट करो। मैथमेटिकली लिखा जाए तो C इज प्रोपोर्शनल टू K। ये वही K है जो कूलम्स लॉ में आपका 1/4πε0 K बताया था, ये वही K है। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अभी एक सेपरेट टॉपिक की तरह भी आएगा, तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए।